ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। कहानी कुर्सी की देख रहे हैं और देखिए बड़ी खबर जो इस वक्त की है वो बिहार से निकलकर सामने आई है, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से जातीय जनगणना के जो आंकड़े हैं उन्हें सार्वजनिक कर दिया गया है। ये बता दिया गया है कि किसकी कितनी जाति है, किसका कितना हिस्सा है। ये बिहार सरकार की तरफ से निकलकर सामने आ गया है, जिसमें यादव का सबसे ज्यादा हिस्सा है। 14% यादव वोट बैंक जो है वो फिलहाल नजर आ रहा है। देवेंद्र पाराशर हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। देवेंद्र, मैं आप ही के पास आ रही हूं। पहले किस तरीके की हलचल है इस खबर के बाद, क्योंकि बिहार सरकार ने जो कहा वो तो करके दिखा दिया। अब इस पर क्या प्रतिक्रिया है? बीजेपी की तरफ से आना शुरू हो गया, कैसे ले रही है बीजेपी अब इसे? और प्राची, जैसे नंबर्स की सबसे पहले बात कर लें तो नंबर्स को लेकर निश्चित तौर पे कुछ ऐसा क्रांतिकारी डिजिट सामने नहीं दिख रहा है जो कि पहले से ऑलरेडी पब्लिक परसेप्शन में ना हो या रिपोर्ट ना होती रही हो। जातियों की जो संख्या अमूमन बताई जाती रही है या जो मानी जाती रही है आप कहें, तो उसी हिसाब से ये नंबर्स भी आए हैं। तो नंबर्स के मामले में कोई ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ बॉक्स डिजिट सामने आ गया हो और उससे ये लग रहा हो कि आखिर ये सर्वे इतना ज़रूरी क्यों था। ये भले ही बिहार की सरकार ने ये कहा हो कि नीतियों और कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन या बेहतर नीतियां बनाने के लिए कि जो वंचित हों उनके लिए उनको लक्षित करके हम ज़्यादा बेहतर नीतियां बना सकें, इस उद्देश्य से ये सर्वे कराया गया है। लेकिन जो डिजिट सामने आए हैं वो बता रहे हैं कि उसमें कोई बहुत सरप्राइज वाली चीज़ नहीं हो। हम समझ सकते हैं कि इस सर्वे के पीछे जो राजनीति है, असल मकसद वो राजनीतिक मकसद था और उसके सहारे बिहार में जो सत्ताधारी दल हैं उसने एक कोशिश की है कि जो जनवरी में काम शुरू हुआ है अब उसके सर्वे को सार्वजनिक कर दिया गया है कि एक मैसेजिंग देने के लिए। लेकिन जैसे अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात कर लें तो आमतौर पे आप किसी से पूछें तो वो बताएगा कि बिहार में 35 से 36% की आबादी है। इस सर्वे के आने से पहले भी सर्वे बता रहा है 36%। यादवों की संख्या की अगर बात करें तो उसमें बताया कोई 12 से 14 के आसपास यादव हो सकते हैं, इसमें 14 दिया गया। हालांकि यादव के साथ इसमें कई सारी दूसरी जातियां भी जो उसी समूह की हैं उनको भी जोड़ा गया है। सवर्णों की संख्या तकरीबन 15% इस सर्वे के हिसाब से भी है। इससे पहले भी अगर आप पूछें तो उसमें कोई भी आपको ये बताया गया कि बिहार में जो सवर्ण है उनकी संख्या तकरीबन 15% है। तो आउट ऑफ बॉक्स कोई डिजिट नहीं दिख रहा है। इतना ज़रूर है कि बीजेपी की जो रिएक्शन होगा वो यही रहेगा। अभी इसका रिएक्शन आना बाकी है, लेकिन वो इसी लाइन पर रहेगा जो सर्वे को लेकर वो लोग कहते रहे हैं कि बिहार सरकार की एक कोशिश है, नीतीश कुमार की एक कोशिश है कि जातियों के आधार पर समाज को बांट दें ताकि वोट बैंक साधने में उनको सफलता हासिल हो सके। इसके अलावा किसी अलग रिएक्शन की उम्मीद नहीं की जा रही है। प्राची, बिल्कुल, देखिए बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रियाएं आना जरूर शुरू हो जाएंगी, लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा कोई बदलाव हो रहा है जातियों में ऐसा नहीं है। हालांकि यादव और कुर्मी वोटर्स पर निगाहें थी। कुर्मी वोटर्स की जो संख्या है अगर आप पहले के जो आंकड़े उससे कंपैरिजन करेंगे तो थोड़ी सी कम हुई है, क्योंकि पहले 4% कुर्मी वोटर्स थे जो अब 2.86% रह गए हैं। तो यानी थोड़ा बहुत बदलाव जरूर हुआ है, लेकिन अमूमन जो आम भाषा में तमाम जातियों के लिए आंकड़े दिए जाते थे फिलहाल वही आंकड़े इसमें भी निकलकर सामने आए हैं। विजय जी, आपके लिहाज से ये जो आंकड़े निकलकर सामने आए, हम चर्चा यादव वोट बैंक पर कर रहे थे, क्या बड़ा परिवर्तन इससे बिहार की राजनीति में आप देख रहे हैं हो सकता है? राजी, इसके दो राजनीतिक मायने में देखता हूँ। एक राजनीतिक मायने तो देखता हूँ बिहार में कि ये नीतीश कुमार जी के लिए कहीं भारी ना पड़े ये फैसला, क्योंकि इसमें साफ तौर पर मतलब ये ऑफिशियल है, जैसे देवेंद्र भी कह रहे हैं सब लोग जानते थे, लेकिन अब 14% यादव हैं और 2.86% कुर्मी हैं। तो यदि पॉलिटिकल हिस्सेदारी की बात जब की जाती है समाज में कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, तो फिर कायदे से तेजस्वी यादव को अब मुख्यमंत्री बनाने की मांग बढ़ सकती है या होनी चाहिए, इस तरह की बात हो सकती है। वैसे भी आरजेडी के जो विधायक है वो जनता दल से ज़्यादा हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी को बनाया था उस समय का जो भी उनका अलायंस हुआ उसमें ये बात हुई। तो क्या अब तेजस्वी यादव के लिए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद खाली करने के लिए तैयार होंगे? इस जातिगत जनगणना का मतलब पहली बात। राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो एक बड़ा मायने है इसका, जिसे मैं बहुत बड़ी तरीके से देखता हूँ, वो है कि कुल मिलाकर ओबीसी जिसे आप कह रहे हैं, पिछड़ा वर्ग जिसे कह रहे हैं, वो 60% से भी ज़्यादा है। 36% है उसमें एमबीसी अति पिछड़ा वर्ग है और 27% है पिछड़ा वर्ग, तो 62% हो गया। अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे कि 1931 की जो सेंसस हुई उसके हिसाब से 52% है, जो मंडल कमीशन की रिपोर्ट ने माना। जो 1990 में जब मंडल कमीशन आया वीपी सिंह के वक्त में और नरसिम्हा राव ने 93 में उसे चालू किया, तो हम 52% मान रहे थे और बहुत सारे लोग कह रहे थे कि नहीं इसमें ज़्यादा है कम है, और वो इसीलिए बार बार मांग हो रही थी कि ये साफ हो कि कितनी आबादी। अब ये जो है वो 62% है करीब करीब। तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर भी बात होगी कि इसका पूरा का पूरा सेंसस कराया जाए, कास्ट सेंसस कराया जाए और बताया जाए कि कितना है। जो 52% को जिसको बात कर रहे हैं, जिस पर आपने अभी आरक्षण दिया है, ओबीसी आरक्षण को लेकर महिला रिजर्वेशन पर भी बात हुई, तो मुझे लगता है कि ओबीसी का जो पूरी
90s की जो मंडल वाली राजनीति है वो फिर से उबाल पर आ सकती है इस मसले पर। बाकी सब चीज़ें ठीक है, 2.6 है 2. और इसमें अभी कुछ कुछ क्या है कि कई जो जातियाँ पहले सब कास्ट होती थी, उनको किसी एक ग्रुप में रखा जाता था एक बड़ी जाति के तौर पे। जब सेंसस होती है, ये सर्वे होता है, तो उनको सब कास्ट के तौर पे भी अलग अलग किया जाता है, तो कुछ फिगर ऊपर नीचे हो जाते हैं। लेकिन क्या ओबीसी को 62% मानकर पूरे देश भर में एक नई तरीके की राजनीति होगी? क्या भारतीय जनता पार्टी जो अभी तक ओबीसी की राजनीति को और मंडल की राजनीति को कमंडल की राजनीति के साथ मिलाकर कर रही थी, वो इसका जवाब कैसे देगी? और पार्टी जब लगातार जातिगत जनगणना का जो दबाव बन रहा था उसको टालती रही है, तो अब इसको किस तरह से सरकार या भारतीय जनता पार्टी देखेगी वो मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है 90s से हम वापस 2023 में कहीं मंडल की राजनीति पर फिर से ना आ जाएं, ऐसे ही संभावना मुझे लगती है। हालांकि ये तो अभी केवल बिहार की जातिगत सर्वे है, आंकड़े है। तो नहीं समीर जी, जो कोशिश विपक्ष की तरफ से की जा रही थी कि पूरा का पूरा जो चुनाव है वो जातियों पर आकर शिफ्ट हो जाए, पूरा का पूरा विपक्ष ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश कर रहा था और बीजेपी की तरफ से वोटर्स को बार बार ये मैसेज दिया जा रहा था कि आपको बंटना नहीं है, आपको जातियों में नहीं बंटना है, ये आपको बांटेंगे। अब ये जब आंकड़े सामने आ गए हैं तो क्या ये नैरेटिव एक बार फिर से राजनीति में जोरों शोरों से गढ़ा जाएगा और इसकी चर्चा अब आने वाले चुनावों में जरूर की जाएगी? देखिए, ओबीसी की चर्चा तो पहले ही शुरू कर दी थी। महिला आरक्षण को लेकर जिस हिसाब से लगातार विपक्ष आरोप लगा रहा था कि इसमें ओबीसी के लिए रिजर्वेशन नहीं दिया गया, और राहुल गांधी लगातार ओबीसी का जिक्र कर रहे हैं। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने जो सोचकर बिहार में जातिगत सर्वे करवाया था, मुझे लग रहा है उसके अंदर नीतीश कुमार को कोई सफलता नहीं मिल पाई है। ये जरूर रहा कि ये तेजस्वी यादव के पक्ष में चला गया, 14% अब यादव आ गए, तो तेजस्वी यादव एक बड़ी जाति का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनका बड़ा दबदबा उनकी सरकार में रहेगा। नीतीश कुमार की जिस जाति से आते हैं उसका तो आधा 50% कम ही हो गया, 4% के करीब था, वो 2.5% के करीब आ गया है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर सरकार ने सोच के किया था इससे भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, और जातिगत समीकरण वो साथ किया भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में और फिर विधानसभा चुनाव में चुनौती दे देंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस जातिगत जनगणना से कोई बहुत बड़ा नीतीश के फेवर में या भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कुछ नहीं आया। हाँ, ये ठीक है कि अब जो ऐसी जातियां जो छोटी छोटी जातियों के परसेंटेज है 2%, 2.5%, 3%, अब इनको कौन से राजनीतिक दल किस तरीके से साधता है, कैसे इन छोटे दलों को अपने साथ जोड़ता है, ये देखना बाकी होगा कि ये किसकी तरफ रुख करते हैं। फिलहाल मुझे ऐसा लगता है कि अब ओबीसी का मामला निश्चित रूप से 2024 के लोकसभा चुनाव तक बना रहेगा, और अब अन्य राज्यों में भी जातिगत जनगणना मुख्यमंत्री कराने की मांग भी करेंगे और करेंगे भी। राजस्थान में अशोक गहलोत ने भी कहा है कि जाति की जनगणना हम करवाएंगे और 27% ओबीसी को आरक्षण देंगे। तो मुझे लग रहा है अब ये चुनाव तक ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा। हर्षवर्धन जी, क्या इसमें दबाव क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी भारतीय जनता पार्टी पर? पहले भी विपक्ष कहता है कि आपको आपत्ति क्या है जाति जनगणना से, विपक्ष हमलावर रहता है। अब जब बिहार में ये सार्वजनिक कर दिया गया है तो क्या ये प्रेशर पॉलिटिक्स बिल्ड होगी? नहीं, मुझे लगता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स जो होनी थी वो तो पहले से ही बहुत ज़्यादा है। भारतीय जनता पार्टी ने उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस सत्ता में होती तो वो भी ध्यान नहीं देती, कोई भी राष्ट्रीय पार्टी इस मुद्दे को नहीं उठाती। लेकिन 2-3 मोटी मोटी बातें इसमें बहुत साफ दिख रही। पहला तो बड़ा बदलाव नहीं है, सबको पता है कि हमारी हैसियत कितनी थी। लेकिन एक जो सबसे बड़ा आंकड़ा है जिसको अगर हम यादवों के साथ मिलाकर देखते हैं, और जो राष्ट्रीय जनता दल की बड़ी ताकत है, अब ऐसे हम नहीं देख सकते हैं कि कुर्मी वोट 2.5% है और मुसलमानों का 17% वोट वो चादर वगैरह चढ़ाने से नीतीश जी के साथ आएगा। नहीं आएगा, क्योंकि उसे लीडरशिप पोजीशन पर अब सिर्फ और सिर्फ नीतीश जी दिख रहे हैं। तो यानी 17 और 14 तो 31-32% का एक पक्का वाला वोट बैंक वो राष्ट्रीय जनता दल के पास है। नीतीश जी जोड़ते कितना है? 3% अधिकतम, 2.5% उनकी अपनी जाति का वोट, कुछ 1-1.5%, 2% उनको मान लें सरकार योजना, इतने समय मुख्यमंत्री रहे। अब सवाल यह है कि जब एक जगह ये 34-35% वोट होगा तो क्या जिसको हम राजनीति में कहते हैं कि रिवर्स पोलराइजेशन वो होगा? दूसरा, जब हम कहते हैं कि भाजपा की तरफ से कैसे देखें, 82% से अधिक हिंदू मतदाता बिहार में है, और ये हिंदू मतदाता मैं फिर से कह दूं मंडल का जितना समंदर था वो सब पार करके आया है। अब सारी वो लड़ाई बहुत आगे चली गई है, बहुत बड़ा वर्ग है जो देश के अलग अलग हिस्सों में और दुनिया भर में भी प्रवासी है, अलग अलग तरीके से वो दुनिया को देख रहा और अलग सोचने की उसका नजरिया भी हो गया। अब उस लाठी की भी जरूरत नहीं जो लालू यादव जी ने बिहार के लोगों के हाथ में पकड़ा दी थी कि भैया बड़े सामंती होते हैं, उधर कोई है तो वो सामंती वाला है, इधर वो माले वाले हैं, तो बीच में हम हैं।
अब वो वाली राजनीति भी बिहार में नहीं रही। तो मुझे लगता है ये 3 बिंदु हैं जिस पर बिहार की राजनीति आगे बढ़ेगी। अब उसे लालू यादव अपने पक्ष में कितना करेंगे, क्या उनका जो वर्कर कैडर है वो कल से आज से और आक्रामक हो जाएगा, उसको साफ साफ दिखेगा कि अरे भाई यादव मुसलमान जिस एमओआई समीकरण की बात करते हैं अकेले 32-33% है, उसमें 3-4% और जुड़ गए तो लगभग विनिंग कॉम्बो की तरफ बढ़ता है। दूसरा वाला क्या उसके रिवर्स पोलराइजेशन की तरफ बढ़ेगा? मुझे लगता है सारी बिहार की राजनीति बस इसी पर जाने वाली है। ठीक है, नीतीश चंद्र भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे सहयोगी बिहार से इस वक्त। नीतीश, ये जो जातीय जनगणना जिसको लेकर खूब हो हल्ला हुआ, खूब सियासत हुई, अब जब इसके आंकड़े सामने आ गए हैं तो क्या है इसका टॉकिंग पॉइंट, या आपके लिहाज से कौन सी ऐसी बड़ी बातें हैं जिस पर निगाहें थी नीतीश कुमार की भी, आरजेडी की भी और बीजेपी की भी? देखिए, आंकड़ों को यदि आप देखें तो मोटे तौर पर बिहार को में जिस तरह की चर्चाएं पहले जातियों के आंकड़ों को लेकर होती थी, कमोबेश आंकड़े वही हैं। लेकिन जो एक सबसे बड़ा आंकड़ा है अत्यंत पिछड़ी जातियों का, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 36%, ये सबसे बड़ा तबका है। मैं रोक रही हूं आपको नीतीश, इस वक्त गिरिराज सिंह कुछ बोल रहे हैं, सुनवा देते हैं। जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भरम के सिवा और कुछ नहीं। आई वॉश तो आई वॉश बताया जा रहा है अब इसे बीजेपी की तरफ से कि ये सिर्फ और सिर्फ भटकाने की कोशिश की जा रही है, बांटने की कोशिश की जा रही है। और यही लाइन पहले से बीजेपी ने तय भी कर रखी है। जातीय जनगणना पर उनसे सवाल पूछा जाता है या जातियों की जब चर्चा होती है, बीजेपी के तमाम नेता कुछ इसी तरीके के बयान देते हैं। नीतीश, गिरिराज सिंह, ठीक है, मैं नीतीश आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले चूंकि बीजेपी की तरफ से अब रिएक्शन आने शुरू हो गए हैं, बीजेपी कैसे रिएक्ट कर रही है वो अब सामने आ गया है। इसे आई वॉश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बताया जा रहा है। एक बार फिर से सुनिए क्या कहा गिरिराज सिंह ने। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भरम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। इन्हें तो रिपोर्ट कार्ड देने चाहिए थी कि 33 साल 18 साल नीतीश बाबू और 15 साल लालू यादव, ये दोनों ने मिलकर राज किया और गरीबों को क्या उद्धार किया, कितने लोगों को नौकरी दी, कितने लोगों की हालत सुधरी, ये रिपोर्ट कार्ड होनी चाहिए थी। अब ये रिपोर्ट कार्ड जातीय जनगणना का देकर के लोगों में भरम के सिवा और कुछ नहीं। आई वॉश रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए था। जातियों की बात करने की बजाय ये बताना चाहिए था कि आपने किसको कितना काम दिया है, आपने किसको कितना फायदा पहुंचाया है, गरीबों के लिए आपने क्या किया है। और इसीलिए बीजेपी कह रही है कि ये आई वॉश है। देवेंद्र, क्या इसी प्रकार की रिएक्शन की उम्मीद की जा रही है और क्या यही लाइन बीजेपी की रहेगी कि तो आई वॉश है, आपको योजनाओं की बात करनी है, आपको विकास की बात करनी है, आप तो सिर्फ जातियों में बांट रहे हैं? और बिल्कुल प्राची, और किसी भी राष्ट्रीय पार्टी को देखें, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस पार्टी हो, आमतौर पे वो ऐसे जातिगत जनगणना से बचते रही है। आप केंद्र में जब भी बीजेपी की सरकार पहले जब रही या कांग्रेस की जब सरकार पहले रही तो हम सभी जानते हैं कि 2011 में उस काम को किया गया था, लेकिन डाटा सार्वजनिक किया गया। 2016 में जब बीजेपी की सरकार ने उस डाटा को सार्वजनिक किया तो जाति वाला जो पोर्शन था उसको हटा दिया गया। तो 1931 के बाद से इस काम को किया नहीं गया है और समझा जा सकता है कि अंग्रेज किस आधार पर और किस मकसद से इस काम को करते थे। 1941 में भी इस काम को किया गया, लेकिन उसका डाटा जाहिर नहीं किया गया और 1931 वाले डाटा के आधार पर ही आगे काम चलते रहा। लेकिन क्योंकि पूरी की पूरी राजनीति जातियों के आधार पर ही बटी रहती है और ऐसे में जो क्षेत्रीय दल होते हैं उनका बहुत ज़्यादा जोर रहता है कि जाति पर बात हो, जाति के आधार पर बात हो, ताकि उनकी अपनी पॉलिटिक्स ज़्यादा मुफीद हो सके। जबकि आप राष्ट्रीय राजनीति में जाते हैं तो उससे बचते हैं। दूसरा, इसमें इतनी ज़्यादा जटिलताएं हैं कि जैसे बनिया की अगर बात कर लें, और सिर्फ बिहार के नहीं, बिहार से पूरे क्रॉस कंट्री की अगर बात करें तो बनिया बिहार में अगर बैकवर्ड है तो उत्तर प्रदेश में बैकवर्ड नहीं है। जाट अगर एक स्टेट में बैकवर्ड है तो दूसरे में अपर क्लास में आता है। तो इसमें इतनी सारी जटिलताओं के बीच आप पैन इंडिया इस प्रकार के सेंटिमेंट को आगे बढ़ा कर ले जाना, समझा जा सकता है कितना जटिल काम है। क्योंकि एक बार जैसे ही डाटा सामने आते हैं तो फिर उसके आधार पर एक दूसरे किस्म की राजनीति शुरू हो जाती है। जिनका नंबर्स कम आएगा उनका ये कहना रहेगा कि हमारे साथ भेदभाव कर दिया गया, हमारे नंबर्स ठीक से नहीं लिए गए। जिनका ज़्यादा आएगा वो कहेंगे कि अब हमें ज़्यादा हिस्सेदारी चाहिए। उस ज़्यादा हिस्सेदारी में भी जैसे ओबीसी का जो रिजर्वेशन है, अगर उन नेताओं से जो कि जातिगत सर्वे को लगातार लेकर अपनी आवाज़ उठाते रहे, उनसे ये कहा जाए कि अगर जातिगत सर्वे हुआ है
तो जो ओबीसी का रिजर्वेशन मिलता है, क्या उस रिजर्वेशन में भी ये सर्वे नहीं होना चाहिए कि किस जाति विशेष को ही इस आरक्षण का फ़ायदा मिल रहा है, बाकी उसी कैटेगरी की जातियों को नहीं मिल रहा है? वहाँ पर उनकी राजनीति एकदम से बदल जाएगी। तो कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आज से नीतीश कुमार ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। देखना होगा कि आगे इसका असर कैसा रहेगा। जहाँ तक बीजेपी का मसला है, बीजेपी की लाइन आप यही सुनेंगे जो कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कही है। बिल्कुल, देखिए इसी तरीके की लाइन बीजेपी की तरफ से सुनने को मिलेगी। लेकिन नीतीश, जिस मंशा से नीतीश कुमार ने ये जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया, इसे पूरा भी किया, अब इसके आंकड़े भी सार्वजनिक कर दिए गए हैं, क्या वो मंशा नीतीश कुमार की पूरी हो पा रही है इन आंकड़ों से, या ऐसा तो नहीं कि आंकड़े उल्टा उन्हीं की राजनीति पर भारी पड़ जाए? देखिए, ये आने वाले दिनों में नजर आएगा, क्योंकि इसके पीछे का जो मकसद है वो आगे दिखेगा जब जातियों के आंकड़ों के आधार पर आरक्षण की राजनीति होगी और ये नारा दिया जाएगा कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अब देखिए, अत्यंत पिछड़ी जाति का जो आंकड़ा आया है 36% का, अब सबसे ज़्यादा राजनीति के केंद्र में यही तबका होगा, यही जातियां होंगी, और जाहिर है इसलिए इसके आरक्षण को लेकर अब आगे मांग की जाएगी। अब देखना यह है कि इसमें पहले कौन कूदता है। ये भी संभव है कि बीजेपी ही की तरफ से ये मांग पहले कर दी जाए। तो जो आंकड़े हैं, काफ़ी दिनों से इसका इंतजार था, लेकिन जो आंकड़े आए हैं उसमें आर्थिक स्थिति का कोई आकलन नहीं। हमने पूछा भी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि बात ये कही गई थी, मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे थे कि हम सिर्फ जातियों की गणना ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये भी देखना चाहते हैं कि किस जाति की जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर हुई है। लेकिन आज उसकी कोई चर्चा नहीं हुई। ये कहा गया कि अभी हम पहले चरण में जातियों की संख्या बता रहे हैं, उसके बाद हम आने वाले दिनों में ये बताएंगे। चूंकि आर्थिक स्थिति किन की बेहतर हुई, ये जब आंकड़े आएंगे तो जाहिर है उसके बाद एक दूसरा पक्ष सामने आएगा। लेकिन ये दिख रहा है कि जो आंकड़े हैं उसमें अत्यंत पिछड़ी जातियों की जो संख्या है सबसे बड़ी संख्या। और बिल्कुल, लेकिन इसी आधार पर अब आगे राजनीति के जो पैरामीटर्स हैं वो सेट किए जाएंगे, मुद्दे सेट किए जाएंगे, और इसी के आधार पर न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश भर में अब राजनीति करने की कोशिश की जाएगी तमाम क्षेत्रीय दलों की तरफ से। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।